फाइनली इस बार तो न्यूजीलैंड को पानी पीने का मौका मिल गया, क्योंकि पिछले बार तो 10 ओवर से पहले ही चेस हो गया था। पर क्या इस डेड रबर मैच में जीतकर उनको कुछ हासिल भी हुआ? क्योंकि इंडिया का कॉम्बिनेशन देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि ये बस एक्सपेरिमेंट्स करने ही आए हैं, क्योंकि नंबर 8 पर बैटिंग तो हमने बहुत ही टाइम बाद कॉम्प्रोमाइज की है। और क्या रवि बिश्नोई को बार बार मौके मिलने का ये भी कारण है कि वाशिंगटन सुंदर वर्ल्ड कप तक फिट नहीं हो पाएंगे? और भाई शिवम दुबे ने क्या ही तगड़ी हिटिंग की है। मिडिल ओवर्स में 7 छक्के मारना और 300 की स्ट्राइक रेट से खेलना इज अनरियल। पर जिस संजू बाबा का क्या करना है? गिल का तो बस घी ही खत्म हुआ था, इसका तो दूध मलाई पनीर खीर सब खत्म हो गया है। और ईशान किशन के इंजर्ड होने का भी इसको कुछ फायदा नहीं हुआ। पर क्या 5th T20 में उनको उनके होम ग्राउंड पर खेलने का मौका मिलेगा? इन सभी चीजों की बात होगी इस रिव्यू में। सो लेट्स डाइव इन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इंडिया एक बार फिर से टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लेती है। ईशान किशन को एक निगल होता है, लगता है संजू सैमसन ने तेल फेंक दिया था वॉशरूम में, और उनकी जगह अर्शदीप आते हैं टीम में। काइल जेमिसन की जगह जैक फॉक्स की वापसी होती है टीम में। इस सीएसके के सीक्रेट एजेंट की पिछले मैच में बहुत ही ज्यादा धुलाई हुई थी। संजू सोच रहा होगा सूर्य का तो इसने भला कर दिया, मेरा भी कर दे, बिकॉज एज यू नो ऑल आइज वर ऑन सैमसन। न्यूजीलैंड की तरफ से टिम साइफर्ड एक तूफानी शुरुआत देते हैं। अर्शदीप के पहले ही ओवर में 2 आउट स्विंग्स पर वो दोनों बार ही फ्लिक शॉट खेलने जाते हैं और बॉल दोनों बार ही शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से चौके के लिए चली जाती है। इनमें से एक बार तो बुमराह के पास एक हाफ चांस भी आया था कैच करने का, और इसी ओवर में वो एक डाउन द ग्राउंड शॉट खेलते हैं चौके के लिए। फिर वो हर्षित राणा को रेंज में लेते हैं उनके अगले दोनों ओवर में। उनको एक मिड ऑन के ऊपर से छक्का लगाते हैं और एक चौका लगाते हैं मिड ऑफ के ऊपर से। फिर अगले ओवर में भी रिपीट टेलीकास्ट होता है, क्योंकि लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जाता है और कवर और मिड ऑफ के बीच में एक चौका। फिर ये बुमराह को भी एक स्ट्रेट का छक्का लगाते हैं और 8वें ओवर में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं, वो भी बस 25 बॉल में। इसके बाद ये थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं और बस 2 ही चौके मार पाते हैं। बाद में ये 13वें ओवर में अर्शदीप के एक स्लोअर आउटसाइड द ऑफ बॉल को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश में आउट हो जाते हैं। डेवन कॉनवे भी इस बार मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। वो हर्षित राणा की बॉल पर एक आउटसाइड एज का चौका बटोरते हैं। फिर वो रवि बिश्नोई के ओवर में एक पुल और कट का चौका लगाते हैं और एक स्लोप का छक्का लगाते हैं मिड विकेट के ऊपर से। फिर अगले ही ओवर में कुछ ऐसा ही छक्का वो कुलदीप यादव को भी लगाते हैं। फिर कुलदीप के अगले ओवर में भी उनको एक स्लोप स्वीप का छक्का लगाते हैं, लेकिन अगली ही बॉल पर आउट हो जाते हैं। डीप कवर पर खड़े रिंकू सिंह उनका एक अच्छा कैच पकड़ते हैं। रचिन रविंद्रा भी इस बार कुछ खास नहीं कर पाते हैं। बुमराह की बॉल उनको थोड़ा रुक कर आती है और वो एक रिटर्न कैच दे देते हैं। ग्लेन फिलिप्स तो अपनी पहली ही बॉल पर थर्ड मैन के पास से चौका मार देते हैं। फिर ये कुलदीप यादव को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारते हैं, लेकिन इसी ओवर में ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं और बाउंड्री पर खड़े रिंकू सिंह एक अच्छा कैच पकड़ते हैं। मार्क चैपमैन भी बस एक चौका मारकर ही आउट हो जाते हैं। वो रवि बिश्नोई की बॉल पर स्वीप खेलने जाते हैं और डीप स्क्वायर लेग पर आउट हो जाते हैं। मिचेल सैंटनर कुछ ज्यादा कर पाते हैं, इससे पहले वो आउट हो जाते हैं। वो बॉल को शॉर्ट थर्ड मैन पर प्लेस कर सिंगल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या एक डायरेक्ट हिट मारते हैं नो स्ट्राइकर एंड पर और उन्हें रन आउट कर देते हैं। डैरल मिचेल एक अच्छी फिनिशिंग प्रोवाइड करते हैं और उनके मेन टारगेट हर्षित राणा बनते हैं, जिनकी 50 इस बार बैट से तो नहीं पूरी हो पाती, लेकिन बॉलिंग से तो जरूर हो जाती है। जैक फॉक्स भी अर्शदीप को 2-3 शॉट्स लगाकर लॉन्ग ऑन पर आउट हो जाते हैं। फिर न्यूजीलैंड के टेलएंडर्स भी थोड़े बहुत रन जोड़ते हैं। इसी के साथ ही न्यूजीलैंड 216 रन्स का टारगेट देती है। इंडिया की तरफ से इस बार फिर से एक गोल्डन डक आता है, एंड गेस हु, दिस टाइम अभिषेक शर्मा। पिछले 3 T20 में हमारे कोई ना कोई ओपनर तो गोल्डन डक पर आउट हुए ही हैं। इस बार न्यूजीलैंड के बॉलर्स थोड़ा बेहतर प्लान लेकर आते हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने एक डीप पॉइंट भी रखा ही था और अभिषेक शर्मा आगे बढ़कर स्लाइस का छक्का मारने की कोशिश में डीप पॉइंट पर ही आउट हो जाते हैं और डेवन कॉन में एक बढ़िया लो फॉरवर्ड डाइविंग कैच पकड़ते हैं। बट आई थिंक इट शुडंट बी कंसर्निंग, बिकॉज अभिषेक शर्मा ने आपको 4 में से 2 मैचेस तो जिता ही दिए हैं और इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना तो पागलपन ही होगा। पर असली कंसर्निंग काम तो संजू सैमसन करते हैं। इस बार भी उनका वही स्टाइल था,
डीप इन द क्रीज रहने वाला, लेकिन इस बार वो 2-3 बार स्टेप आउट करते भी दिखे थे और वो स्टेप आउट करना भी कुछ ज्यादा प्रॉमिसिंग तो बिल्कुल भी नहीं लगा। पर कैसे भी कर ये इस बार तो पावर प्ले से बाहर तो निकलते हैं, लेकिन 7वें ओवर में ही आउट हो जाते हैं। ये मिचेल सैंटनर की बॉल पर कोई फुटवर्क नहीं दिखाते और एक मैजिकल डिलीवरी पर आउट हो जाते हैं। ये डिलीवरी सेम थी जैसे उन्होंने करुण नायर को डाली थी मुंबई वर्सेस दिल्ली वाले मैच में। बॉल टप्पा पड़कर स्पिन होती है और बैटर को चारों खाने चित कर देती है। ऐसा लगता है कि मिचेल सैंटनर की इनजस्टिस गैंग वाले लोगों के साथ कुछ दुश्मनी है। पहले करुण नायर को ऐसे आउट किया था और अब संजू सैमसन। स्काई भी इस मैच में कुछ ज्यादा नहीं कर पाते और जैकब डफी उनका एक बढ़िया रिटर्न कैच पकड़ते हैं। रिंकू सिंह को एक मच एक्सपेक्टेड प्रमोशन मिलता है बैटिंग ऑर्डर में। मैंने तो उनको कभी भी पहले नंबर 4 पर खेलते हुए नहीं देखा था, लेकिन उनको गेम टाइम देने के लिए ऐसा करना पड़ा। पहली 3-4 बॉलों पर तो उनका खाता भी नहीं खुलता, लेकिन वो जैक फॉक्स को एक थप्पड़ सा शॉट मारते हैं, वो भी स्ट्रेट का छक्का, और फिर अगली ही बॉल पर एक कट का छक्का। जैक फॉक्स को तो तभी सेकंड T20 के नाइटमेयर्स आने लग पड़े थे। रिंकू एक ओके सी इनिंग खेलकर आउट हो जाते हैं। वो जैक फॉक्स के एक स्लोअर बॉल पर एक ऑकवर्ड सी पोजीशन में आ जाते हैं। इस बॉल पर ना वो फ्लिक शॉट खेल पाते हैं और ना ही स्वीप शॉट खेल पाते हैं और इसी चक्कर में LBW हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या मिचेल सैंटनर की बॉल पर एक स्लो खेलने जाते हैं, लेकिन बॉल हवा में खड़ी कर पॉइंट पर कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन जो पारी दुबे ने खेली है ना, उसके लिए तो सल्यूट बनता है। बंदे ने मिडिल ओवर्स में आकर 65 रन मारे हैं 7 छक्कों के साथ, वो भी ऑलमोस्ट 300 की स्ट्राइक रेट के साथ, और कोई छोटे मोटे छक्के नहीं लगाए, बिल्कुल 100 मीटर के छक्के लगाए हैं। और इस बार स्पिनर्स के साथ साथ फास्ट बॉलर को भी छक्के लगाए हैं, जो कि इनकी कमजोरी माना जाता है। और इसके साथ एंटी क्लाइमैक्स भी बहुत बार हुए हैं। एक बार LBW से बच गया क्योंकि इनसाइड एज लगा था, दूसरी बार रन आउट हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि बॉल बाउंड्री के लिए चली गई थी, और जैसे इसने थर्ड ODI वाली फॉल्स ऑफ दी थी वैसे ही ये आउट हो गया। लेकिन इस बार क्राइम सीन पर होते हैं हर्षित राणा। वो एक स्ट्रेट शॉट मारते हैं जिस पर मैट हेनरी का हाथ लगकर बॉल नॉन स्ट्राइकर एंड पर लग जाती है। हर्षित राणा की बात करें तो उनके लिए तो ये मैच बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। बॉलिंग में उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी करवा ली और बैटिंग में ना रन मार पाए और ना तेज स्ट्राइक रेट से खेल पाए। और शिवम दुबे जो कि थोड़ा बहुत मैच इंटरेस्टिंग बना रहे थे और एक ओवर में उन्होंने इस सोडी के 29 रन मारे थे, उनको आउट करवा दिया। अब बात करते हैं कि न्यूजीलैंड इस मैच को कहां पर जीता। फाइनली इनके ओपनर्स ने एक अच्छा स्टार्ट दिया। ऑल्दो मिडिल ओवर्स में ये थोड़ा धीरे हो गए थे, लेकिन डैरिल मिचेल ने एक अच्छी फिनिशिंग की। बॉलिंग में अर्ली ब्रेक थ्रूज लेना इनके लिए अच्छा रहा, क्योंकि इंडिया की बैटिंग में इस मैच में कुछ ज्यादा डेप्थ नहीं थी। इनके स्पिनर्स ड्यू में भी बॉल को टर्न करवा पाए, क्योंकि वो बॉल हवा में धीरे फेंक रहे थे। इंडिया की बात करें तो आज तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट मोड में आए थे, जो कि एक अच्छी चीज भी है, क्योंकि आप हर एक प्लेयर को मौका देना चाहोगे वर्ल्ड कप से पहले। और इस मैच की कुछ ज्यादा वैल्यू भी नहीं थी, क्योंकि ये सीरीज तो आप पहले ही जीत चुके थे। पर देखना होगा कि 5th मैच में इंडिया एक बार फिर से बेंच स्ट्रेंथ को मौका देगी जब मेन लाइनअप खिलाएगी। तो ये तो था मेरा रिव्यू। आप भी अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड शो सम लव।